हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ खुश रहना चाहिए हमेशा। आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, या फिर आप कह सकते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में। आप देखते हैं समय समय पर ये मुद्दा बहुत चर्चा में आ जाता है। 2014 में जब चुनाव हुए थे तब भी चर्चा में आया था, और अब वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों आया है? अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग की गई। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। वहाँ पर ओकेज़न क्या था? ओकेज़न था अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था, 80वां सम्मेलन था। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्लियर? तो वहाँ पर उस समय ये बात मोदी जी के द्वारा उठाई गई कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक राष्ट्र, एक देश एक राष्ट्र, जो भी आप कहना चाहे, राष्ट्र देश को ही कहते हैं, तो एक देश एक चुनाव का मुद्दा वहाँ पर फिर उठा। और ये कहा गया कि समय की कवायद है कि एक देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो इस कारण से ये वर्तमान में ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चर्चा में रहा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी चर्चा में आया है, इसकी पृष्ठभूमि भी काफ़ी पुरानी है। क्लियर? और ये जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? केवड़िया में, गुजरात में। ये कुछ आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। कुछ जगहों के नाम दे देंगे, कुछ चर्चा में जो जगह रहती हैं, आप देखते हैं ना प्रीलिम्स में मिलान के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जगह दे देंगे, उनका राज्य दे देंगे। तो भाई जो जगह चर्चा में रही, न्यूज़ में रही, जैसे केवड़िया। अब आपने गुजरात तो पढ़ लिया, केवड़िया का ध्यान ही नहीं रहा, तो केवड़िया दे देंगे। केवड़िया के आगे लिखा होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिखा है, बिल्कुल गलत है। तो आपको ए बी, बी का सी, इस तरीके से मिलान करना होता है। तो केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से। और गुजरात में केवड़िया, यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है, और है किसकी? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। जब ये मूर्ति बनी थी, इसका बहुत चर्चा रही थी, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे ही देश में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो हो सकता है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएं। कोशिश यही रहेगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कि किसके द्वारा इसको बनाया गया, इसका जो सामान लाया गया था, जो इसमें सामान भाई किसी ना किसी कुछ तो सामान लगा ही होगा ना ये मूर्ति बनाने में, ये स्टैचू बनाने में। तो वो कहाँ से आया, किसके द्वारा बनाया गया, साथ ही साथ किस नदी पर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं। क्योंकि जब चर्चा में चीज़ें रहती हैं तो ज़रूरी नहीं सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन से ही भी चीज़ें पूछी जाएं उसका, या फिर यही पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, उसके बैकग्राउंड से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आप जब चारों तरफ से पढ़ के जाते हैं, चीज़ें सब क्लियर हो जाता है। क्लियर? तो ये कुछ बात थी कि 2020 में, अभी हाल ही में जो बात उठी है, ये है मुद्दा कि अभी पूछा जाए कि अब वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से चर्चा में है। तो 18th था, कौन सा? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 80वां था। कहाँ था? गुजरात के केवड़िया में था। और किस अवसर पर हुआ था? ये संविधान दिवस के अवसर पर। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, केवाईसी का जिक्र यहाँ पर मोदी जी ने किया। केवाईसी आपने सुना भी होगा, अकाउंट्स की होती है, परंतु ये अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, बैंक खातों से संबंधित नहीं है। इसका मीन्स है के, अर्थात नो वाई योर, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने संविधान को जानो। बिल्कुल सही बात है, आपको अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए, वहीं से तो आपको पता चलेगा आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। जब आप संविधान को जानेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, गवर्नमेंट पर हम गवर्नमेंट की आलोचना कब कर सकते हैं या नहीं, क्या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने संविधान को बिल्कुल जानना चाहिए।
जनरली आप देखो, अभी नॉर्मली किसी से पूछने चले जाओ, जब गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है, उनसे डिफरेंस ही पूछ लो कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या डिफरेंस है, वो भी नहीं पता होता, अपने देश को ही अच्छे से नहीं जानते। तो अपने देश को, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। तो ये यहाँ से एक बहुत अच्छी पहल भी शुरू हुई है, KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात अपने संविधान को जानो। क्लियर, पूछा भी जा सकता है, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना। क्या लोकसभा के चुनाव, यानी कि केंद्र के में लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो पूरे देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाना। अब इसमें यह बात कहीं नहीं कही गई है कि सिर्फ एक ही दिन होंगे सारे चुनाव, नहीं। आप देखते हैं वर्तमान समय में अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, परंतु एक साथ होगा। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाना, इस बात को लेकर समय समय पर विचार या मुद्दा उठता रहा है कि पूरे देश में, पूरा देश एक है तो एक साथ चुनाव भी होने चाहिए। राज्यों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग चुनाव ना होके एक साथ ही चुनाव कराए जाएं। क्लियर। अब ये बात उठती है, क्या ये मुद्दे अभी उठे हैं या पहले भी कुछ ऐसा चीज़ थी कि एक साथ चुनाव होते थे? तो बिल्कुल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और राज्य में विधानसभा बनी थी, तब जो चुनाव होते थे वो एक साथ होते थे, तब एक साथ चुनाव होते थे। परंतु उस कुछ समय बाद स्थिति इस तरीके की हो गई कि जो ये वर्तमान स्थिति है वो पैदा हो गई, क्योंकि बीच में लोकसभा भंग कर दी गई, कुछ राज्यों की विधानसभाओं को बीच में भंग कर दिया गया। अब जब ये ऐसा स्थिति पैदा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्तमान की सिचुएशन है ऐसा ही होगा कि फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव थे, राज्य विधानसभा के चुनाव, राज्य की विधानसभा होती है, याद रखिए, राज्य में होती है विधानसभा और केंद्र में लोकसभा की बात करी जा रही है, तो वो फिर चुनाव अलग अलग हो गए। अब देखते हैं स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। आज़ादी के बाद 1992 में प्रथम बार चुनाव हुए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रथम बार। तो आज़ादी के बाद 1992, 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। देखिए कितने टाइम तक हुए हैं, 52, 57, 62, 67। परंतु 1968 और 69, 1968 to 69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई तथा 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। अब ये जो भंग की गई, इनके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो वर्तमान में हम देखते हैं कि अब वर्तमान स्थिति क्या है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। वर्तमान समय में सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते ना, तो ये स्थिति यहाँ से उत्पन्न हुई। अब जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई, अब तक यही स्थिति बरकरार है, अब परंतु ये मुद्दे उठते रहे हैं। और ये सिर्फ अभी 2020 में ही नहीं ये मुद्दा उठा है, 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा था। और इससे पहले भी विधि आयोग की रिपोर्ट, संसदीय समिति, कई माध्यम से ये मुद्दा उठता रहा है। अब देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कब से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठता रहा है कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1983 में, 1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने का विचार सामने आया। 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में भी इसका विचार रखा गया। 2014 भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का मुद्दा रहा। 2015 संसदीय समिति गठित की गई इस कार्य के लिए, एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट देने के लिए। तो 2015 में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहा। 2017 में चुनाव आयोग ने इस पर दस्तावेज तैयार किया, एक पूरा दस्तावेज तैयार किया गया वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, 2017 में। 2018 में विधि आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग की जो
18 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें भी एक देश एक चुनाव का मुद्दा था। और वर्तमान समय में हाल ही में 2020 का तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि 2020 में कहाँ से ये बात उठी। क्लियर? तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी कि समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें उठती रही हैं, अब तक उठती आई हैं और आगे भी उठती ही रहेंगी। क्लियर? तो ये एक पूरा टॉपिक है, आपसे मेंस में अच्छी इस पर आंसर राइटिंग भी पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर मेंस के लिए आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके विचार प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उस पर वन नेशन वन इलेक्शन पर आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने विचार रखिए, अपना मत बताइए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इससे आप क्लियर तौर पर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी इसमें पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यूअर कि आप बताइए आपका क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सब कुछ पक्ष विपक्ष या फिर आगे की राह सब कुछ पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। सबसे पहला तर्क तो है जो चुनावी खर्चे हैं उसमें कमी आएगी, धन की बचत होगी। धन की बचत कैसे होगी? देखिए, चुनावी खर्च में कमी, धन की बचत क्या है? 1992 में 10.52 करोड़ खर्च हुए थे और 2014 में 3,870 करोड़ का खर्च हुआ है। यानी कि 1992 से लेके अब तक चुनावी खर्च में बढ़ोतरी ही होती गई है। अब आप कहेंगे क्या भाई चुनावी जो खर्चा होता है वो क्या सरकार वहन करती है? प्रचार में तो जो चुनाव में खड़े होते हैं वही लोग लगाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो प्रचार करती है पार्टी वो अपने बिल्कुल वो खुद लगाती है। आपको पता है बड़े स्तर पर फंडिंग भी होती है, तो चुनावी प्रचार का पैसा वो खुद लगाती है, परंतु जो कार्य किया जाता है, चुनाव कराया जाता है, उसमें भी तो पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा सरकार देती है। केंद्र के चुनाव हैं तो केंद्र देगा, राज्य के चुनाव हैं तो राज्य देगा। अगर ऐसा भी है कि कई जगह पे कि लोकसभा के साथ ही कुछ राज्य विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो दोनों आधा आधा खर्च वहन करेंगे, आधा केंद्र देगा और आधा राज्य देगा। क्लियर? तो पहली बात क्या है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो चुनावी खर्च में कमी आएगी, धन की बचत होगी। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जीतने के लिए बड़े स्तर पर फंडिंग हो, बड़े स्तर पर चुनावी में खर्चा किया जाता है। लोक लुभावन चीज़ें बड़े स्तर पर आप देखते हैं, ये बांट रहे, पैसे तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैश तक बांटा जाता है। और वो आता कहाँ से है? सब पार्टियों के पास फंड इकट्ठा होता है, चीज़ें तो काले धन का प्रवाह बना रहता है समय समय पर। अब राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अब इस राज्य में चुनाव है, अब इस राज्य में है, अब केंद्र में चुनाव है, अब इस राज्य में चुनाव है, तो क्या होता है समय समय पर काले धन के प्रवाह की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए वो क्या रहते हैं, काले धन। अब भाई बिल्कुल धन चाहिए जब भी तो प्रचार कर सकेंगे। तो इससे क्या होता है, काले धन का प्रभाव बना रहता है। क्योंकि अब चलिए केंद्र के समाप्त हो गए चुनाव, अब वो पार्टी यूपी में चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाना है, दिल्ली में चुनाव है वहाँ जाना है, बिहार में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, तो सब चुनावों के लिए उनको चाहिए तो प्रचार के लिए पैसा। अब प्रचार के लिए पैसा आता कहाँ है से है? ठीक है, फंड भी होता है, परंतु वो कहीं ना कहीं काला धन भी तो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से काले धन के प्रभाव पर भी रोक लगेगी। पता है भाई एक ही बार चुनाव होते हैं, एक बार चीज़ें हो जाएंगी समाप्त। अब पूरे 5 साल के लिए बैठ जाओ, आराम से अपने कार्य पे ध्यान दो। तो पहली बात तो ये है, बार बार चुनावों की तैयारी नहीं। आपको पता है समय समय पर चुनाव, अब ऐसा तो नहीं आज हमने सोचा कि आज चुनाव होंगे और कल चुनाव करवा लिया जाए, नहीं। कोई कार्य भी करना हो तो उसकी चुनाव ही क्या, अगर आपको घर में भी कोई कार्य करना हो तो तैयारी, छोटा सा कोई फंक्शन ही करना हो तब भी उसकी तैयारी काफ़ी टाइम से करनी पड़ती है आपको पहले से ही। तो ये तो चुनाव की बात है। तो इसकी चुनावी में बार बार चुनाव होता है, चुनाव में खर्च होता है, टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, बार बार वो चीज़ें सेटअप करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि बार बार चुनावों की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में ही चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ पूरे देश में एक वोटर लिस्ट, क्या पूरे देश में एक वोटर लिस्ट होगी, एक वोटर लिस्ट होगी पूरे देश में।
पूरे देश की एक वोटर लिस्ट होगी। ऐसा नहीं है अलग अलग वोटर लिस्ट जारी करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है? देश में धार्मिक व जातीय भेदभाव में कमी। आप देखते हैं वर्तमान समय में जो देश में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें बड़े स्तर पर राजनीति खेली जाती है। जो रियलिटी में मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, हम नौकरी की, भाई नौकरी के अवसर कैसे मिले युवाओं को, ये सारे मुद्दे नहीं उठते। वहाँ धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, जाति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो क्या होता है देश में? अब केंद्र में चुनाव है तो दंगे हो रहे हैं, अब इस राज्य में चुनाव है तो ये बातें उठ रही हैं। तो समय समय पर जातीय धर्म के नाम पर विभेद उठते रहते हैं और दंगे का भी रूप लेते हैं कई बार। तो ये अब क्या होगा, जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो बाकी साल अपना नॉर्मल चीज़ें, सौहार्द तो बढ़ेगा, आपस में प्यार तो बढ़ेगा, ये चीज़ें तो नहीं उत्पन्न होंगी। क्लियर? चुनावी ड्यूटी में बड़े स्तर पर सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, शिक्षक आदि अन्य कर्मचारी अपने मूल कार्य पर ध्यान लगा सकेंगे। आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो उस समय बहुत सारे कर्मचारी, सुरक्षा बल, जवान नियुक्त किए जाते हैं ना। तो बहुत बड़े स्तर पर, अब इस राज्य में है तो यहाँ पर लगाइए, उस राज्य में है, केंद्र में है तो यहाँ लगाइए। तो ये जो लोग हैं समय समय पर इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अब शिक्षक का कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना, परंतु बीच में इलेक्शन आ गए। अब केंद्र के हैं, फिर हमारे राज्य के हैं, फिर इसके हैं, फिर उसके हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, शिक्षकों की जो रियलिटी, जो उनका मूल कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न बाधा उत्पन्न होती है। तो यही चीज़ें जो इनके मूल कर्तव्य हैं, पुलिस का कार्य है सुरक्षा करना, चीज़ें देखना, देश में सुरक्षा बनाए रखना, तो उन सब से हटकर ये चुनाव में लग जाते हैं। अब सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो बाकी एक ही बार लगेंगे, बाकी सभी टाइम अपने कार्य में लगे रहेंगे। क्लियर? बार बार चुनावी प्रचार से हटकर नेता भी देश के लिए रचनात्मक कार्य कर सकेंगे। अब क्या होता है, अब केंद्र का चुनाव जीत लिया, अब बिहार में इलेक्शन है, वहाँ लग जाएंगे, यूपी में इलेक्शन है, वहाँ लग जाएंगे, असम में इलेक्शन है। तो हर मतलब साल में पूरा टाइम तो इलेक्शन में ही लगे रहते हैं। देश के लिए क्या रचनात्मक कार्य करेंगे, क्या अच्छी नीति बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, जब टाइम ही नहीं मिलेगा। इलेक्शन है, अब यहाँ लगना है, वहाँ लगना है, अब वहाँ प्रचार करना है, अब यहाँ जाना है, वहाँ रैली करनी है, ये करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो यही कहा गया है कि जब एक बार में चुनाव होके संपन्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अब क्या है, बाकी जो साल बचे काम करो भैया, जो जितना अच्छा काम करेगा अगली बार उसको वोट मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म जाति के मुद्दे ये भी कम होते नजर आएंगे। रियलिटी वाले मुद्दे उठेंगे कि भाई शिक्षा, रोजगार, ये सारे जो उठने चाहिए मुद्दे, उन पर बात होगी। तो यही बात की गई है। क्योंकि अब क्या होता है, अब केंद्र के चुनाव से में जीत ली, ठीक है, अब इस राज्य में चुनाव है, अब इस राज्य में चुनाव है, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में चुनाव होना, तो 28 राज्य हैं, अब इसमें तो पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्या सोचेंगे देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, क्या कार्य करेंगे, क्या नीतियां बनाएंगे। तो ये बात रही। बार बार आचार संहिता के कारण कामकाज प्रभावित नहीं होगा। आप पता है, आप जब आचार संहिता लगती है तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में हो जाते हैं। आचार संहिता के अपने कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, वो लागू हो जाते हैं। तो इस कारण जो बड़े स्तर पर सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, और सारा ही कामकाज, सरकारी नहीं, सारा ही कामकाज प्रभावित होता है। तो यही कहा गया, ये जो आचार संहिता है ये भी बार बार ना लगने से, ये भी नहीं लगेगी बार बार, तो इससे जो कामकाज है वो भी प्रभावित नहीं होगा। और ऐसा नहीं है देश हर वक्त चुनावी मूड में रहे, हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा। भैया ठीक है, एक बार चुनाव हो गए, अब बाकी 4 साल के लिए अपने काम पे ध्यान दो, चीज़ें अब समाप्त करो। और इसमें बड़ी बात, अब हमने ये सारी चीज़ें देखी, खर्च में कमी होगी, ये बहुत सारे मुद्दे देख लिए हमने पक्ष में। अब हम बात करते हैं इसके विपक्ष में। पहली बात तो ये सारे कार्य करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। और संवैधानिक संशोधन करने के लिए क्या आवश्यक होगा कि जो पार्टियां हैं उनमें ही आपस में पहले तो एकता हो, तब जाके कहीं संविधान संशोधन हो सकेगा। तो पहला क्या है कि संविधान संशोधन, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद। अब जो राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है
उनके बीच में, जैसे राष्ट्रीय पार्टी हो गई, जैसे आपकी बीजेपी, कांग्रेस, आप पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, परंतु कुछ ऐसी छोटी पार्टियां होती है जो सिर्फ अपने राज्य में ही चुनाव लड़ती हैं। उनको अभी वो उस स्तर तक नहीं आई हैं कि राष्ट्रीय स्तर का उन्हें घोषित किया जाए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों में क्या डिफरेंसेस है, इस पर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहलाई जाती है और कौन सी क्षेत्रीय स्तर की पार्टी, क्या क्या उन्हें पूरा, क्या क्या फुलफिल, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा चाहिए तो कि हाँ भाई हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ बात की गई है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और जो क्षेत्रीय स्तर की, स्थानीय स्तर की पार्टी हैं, उनमें कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। इससे साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों का महत्व कम हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब आप केंद्र के लिए वोट करने जाएंगे तब आपका मेंटल लेवल कुछ अलग रहता है, और जब आप अपने यहाँ पर अपने राज्य के लिए, अपने स्थान के लिए स्थानीय चुनाव में वोट देने जाते हैं तब आपका मेंटल लेवल कुछ और रहता है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो छोटे दबके रह जाएंगे, उन पर कोई बात नहीं उठ पाएगी। क्योंकि अपने पर्सनल तौर पर, स्थानीय तौर पर भी कुछ मुद्दे होते हैं तो वो मुद्दे दब जाएंगे अगर ऐसा होता है। सिर्फ जो केंद्र पे बड़े बड़े मुद्दे हैं वो ही दिखाई देंगे और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का ही जोर रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां भी थोड़ी दबती नजर आएंगी क्योंकि उनका इतना दबदबा नहीं है, और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी दबते नजर आएंगे। पहली स्थिति दोबारा भी आ सकती है। जो ये पहली स्थिति थी कि भाई, ये क्या थी पहली स्थिति कि परंतु 1968 और 69 में विधानसभाएं समय से पूर्व भंग कर दी गई, लोकसभा भी भंग कर दी गई, तो ऐसी स्थिति वापस भी तो आ सकती है। तब क्या होगा, क्योंकि ये स्थिति वापस भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। भाई कहीं कुछ ऐसा हो गया, भंग करने की ज़रूरत पड़ गई, लोकसभा को कार्यकाल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, राज्य विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता पड़ गई, तब क्या होगा। तो यही बात की गई है कि अगर ऐसी स्थिति वापस आ गई तब क्या होगा। साथ ही साथ आप देखते हैं वर्तमान समय में जो चुनाव कराए जाते हैं वो मशीनरी के द्वारा किए जाते हैं, ईवीएम के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। साथ ही साथ अब वीवीपैट भी जोड़ दी गई है, जिसके वीवीपैट में पर्ची निकलती है ना, जिसमें आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई मैंने जिस पार्टी को, जिसको वोट दिया है वहीं पर गया है। तो बड़े स्तर पर एक साथ इतनी बड़ी सारी मशीनरी कहाँ से लाएंगे, ये भी अपने आप में है कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ मशीनरी का और पूरे चुनाव का संचालन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनरी चाहिए। तो ये सब कहाँ, इनका इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। इतने बड़े स्तर पर निर्माण हो भी रहा है, देश में है इतने बड़े स्तर पर मशीनरी, या जितना भी एक साथ चुनाव करवाने में चीज़ें भी तो बहुत बड़े स्तर की डबल ही चाहिएंगी। तो है वो चीज़ें हमारे देश में या नहीं है, इस बात का भी पता होना चाहिए। और सारी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो एक साथ कराए जाने की बात उठ रही है, परंतु जो स्थानीय चुनाव होते हैं छोटे स्तर पे, वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं, आप देखते हैं नगर पालिका के चुनाव होते हैं, गांव के चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों का क्या, वो कब कराए जाएंगे, उनसे संबंधित कोई भी ऐसी बात वन नेशन वन इलेक्शन में अभी नहीं उठ रही है कि जो सबसे निचले स्तर पर जो चुनाव होते हैं क्या वो चुनाव भी इन्हीं के साथ कराए जाएंगे या वो अलग से कराए जाएंगे। क्योंकि अगर अलग से कराए जाएंगे तो खर्चा उनमें भी होगा, उनमें भी चुनावी माहौल होगा, और छोटे स्तर पर तो धर्म और जाति के नाम पर बहुत बड़े स्तर पर राजनीति होती है, बहुत बड़े स्तर पर राजनीति होती है अगर आप स्थानीय स्तर पर देखेंगे। अब बात करते हैं कि आगे की राह क्या होगी। अब क्या करना पड़ेगा अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो हमारा मुद्दा है इसको साकार रूप देना है कि हाँ भाई वन नेशन वन इलेक्शन है। सबसे पहले क्या,
जन जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि अभी लोगों में जागरूकता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है राष्ट्रीय पार्टी क्या बात रख रही है, कैसे रख रही है, किस चीज़ के मुद्दे। जब उन्हें अभी जब अलग अलग चुनाव होते हैं, लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं, तो जब एक साथ चुनाव होंगे तब कैसे डिफरेंस, कैसे वो अलग अलग कर पाएंगे कि मुझे कहाँ वोट देना है, कैसे देना है, किसने क्या घोषणा पत्र रखा है, किसकी क्या नीतियाँ, कैसे वो अलग अलग चीज़ें कर पाएंगे, कैसे वो अपने दिमाग को अब संतुलित रखे कि ठीक है मुझे इसको वोट देना है, इसका ये घोषणा पत्र है, इसकी ये चीज़ें। तो पहली बात तो जन जागरूकता, उनको पता हो कि क्या नीति है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही ये चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो जन जागरूकता आवश्यक है। दूसरी बात, जो सारी दल हैं उनमें आपस में विचार विमर्श हो, वो एक साथ हों, तभी ये मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि ऐसे नहीं कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, सब अपनी अपनी गा रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र है, सबको एक साथ लेकर ही कोई काम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, उनमें भी आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, उनमें भी आपस में विश्वास होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हमारा दबदबा रहेगा, आपका नहीं। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, उसका भी एक निकालना चाहिए भाई, एक कि भाई स्थानीय मुद्दे कैसे रखे जाएंगे, किस तरीके से कार्य होगा। ऐसा ना होना कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्थानीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां मुद्दे दब के रह जाएं केंद्र स्तर पर, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये विश्वास भी बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स में संशोधन करने पड़ेंगे। वो आर्टिकल्स क्या क्या हैं? 83 का सब क्लॉज 2 क्या है? लोकसभा का कार्यकाल। 172 का 1 विधानसभा का कार्यकाल। 85 का 2B राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार। 174 2 का B राज्यपाल को विधानसभा, जैसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को, इसी तरीके से राज्यपाल को भी अधिकार होता है विधानसभा भंग करने का, तो ये अधिकार। साथ ही साथ 356 राज्य विधानसभा भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जिसमें संशोधन करना पड़ेगा, फिर इनको उस तरीके से बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो मांग है उस तरीके से इनको बनाना पड़ेगा अमेंड करके। और अमेंड कब हो सकता है, कब संशोधन हो सकता है? जब सारी पार्टियां एक मत हो। क्लियर? तो पहली बात है एक मत करना पड़ेगा। दूसरी, जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। आपको मैंने पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ, वहीं पर हमारी बात हुई है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के बारे में। तो वो जो अधिनियम है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। या और साथ ही साथ जो चुनाव आयोग की शक्तियां हैं, जो उसकी पावर है, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो ये कुछ आगे की राह है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर एक नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा को आपको साकार रूप देना है तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ को समय से पहले ही भंग किया जाएगा। तो इस तरीके से तो बिल्कुल होगा, तभी हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं है कि सब एक साथ ही चल रहे हैं भाई। हो सकता है किसी के 5 साल पूरे हो चुके हों और किसी का 1 साल पूरे हो, 5 साल पूरे होने में। तो यही बात कही गई है कि ऑल ओवर कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे और कुछ के कम भी किए जाएंगे। तो ये किस तरीके से आप सिचुएशन संभालेंगे और दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए आपका क्या परफॉर्मा है। साथ ही साथ क्या चुनाव आयोग के पास इतनी मशीनरी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि पूरे देश में इतने बड़े स्तर पर एक साथ चुनाव करा सके वो। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कार्य कर कर इसको साकार रूप दिया जा सकता है। परंतु अभी आप एट द प्रेजेंट कहें कि अभी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। अब पर बहुत बड़े स्तर पर इस पर कार्य करने की ज़रूरत है अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार रूप देना है तो।
और नहीं देना तो फिर बिल्कुल, अगर आप ये ऐसे ही चलने देना चाहते हैं तो चुनावी खर्चों में कमी कीजिए, चीज़ें कम कीजिए, ये सब कर सकते हैं। परंतु अगर आप साकार रूप देना चाहते हैं तो आपको बड़े स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना हो तो पहले आपकी नीति सही होनी चाहिए। नीति सही कितनी भी हो, नीति सही होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, तभी जाकर आप अपनी नीति को साकार रूप दे सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।